नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा से इस बीच बड़ी खबर, 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। नोएडा दौरे की संभावना जताई जा रही है। यमुना सिटी में 136 कंपनियों के परियोजनाओं का शिलान्यास हो सकता है। स्कॉट, कुबोटा, C&H समेत कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। यमुना प्राधिकरण ने तेज की तैयारियां, कंपनियों ने सीएम योगी से शिलान्यास का अनुरोध भी किया है। यमुना सिटी को औद्योगिक विकास का बड़ा बूस्ट मिलेगा। तस्वीर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हो सकता है, संभावना लगातार बनी है। स्कॉट, कुबोटा समेत कई बड़ी कंपनियां हैं और ऐसे में यमुना प्राधिकरण ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 27 जून को नोएडा आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यमुना सिटी में 136 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास संभव हो सकता है। औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परियार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या जानकारी मिल रही है? 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं, ये दौरा हो सकता है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? रमेश, आर्य ग्रेटर नोएडा और नोएडा के दौरे के लिए संभावित दौरा जो भी 27 तारीख का बताया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये दौरा किया जाएगा। 27 तारीख को यहाँ पर नोएडा में उनके आगमन की संभावना है। इसको लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनके दौरे का जो संभावित दौरा है, इसमें विशेष तौर पर जो नोएडा प्राधिकरण का कार्यालय सेक्टर 96 में नया कार्यालय बना है, उसका उद्घाटन करना और साथ ही साथ इसके सेक्टर 153 में नए कमिश्नर कार्यालय की नींव रखी जाएगी, ऐसी संभावना है। इसके साथ साथ 136 कंपनियां जो कि यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में आती हैं, वो 136 कंपनियों की जो उद्घाटन है, यानी कि जो नींव वो रखी जाएगी, ऐसा वहां के जो अधिकारी हैं और जो उद्यमी है उनके द्वारा इस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अनुरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जब 27 तारीख को वो जिले में आगमन हो तो हम उनके द्वारा अपनी जो ये जो भूमि है जो हमने ली है, हम बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, औद्योगिक इकाइयां खड़ी करना चाहते हैं, उन औद्योगिक इकाइयों की जमीन का भूमि पूजन जो है वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाए। तो यानी कि अगर माना जाए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विशेष तौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जो संभावना है औद्योगिक इकाइयों के लगने के बाद जो विकास की संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का दौरा यहाँ पे होगा 27 तारीख को, जो कि अभी संभावित है, अगर वो दौरा होता है तो यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा जो यूं कहेंगे तो विकास के लिए कई रास्ते नजर आएंगे। विशेष तौर पर जो 136 कंपनियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं यमुना प्राधिकरण इलाके में, इनको जो जमीन आवंटित की गई थी वो अपना भूमि पूजन करवाना चाहते हैं। उनका प्रतिनिधिमंडल के द्वारा कल ही सरकार प्रशासन के द्वारा सीएमओ कार्यालय पर इस चीज के लिए समन्वय किया जा रहा था, साथ ही साथ संपर्क भी किया जा रहा था कि अगर 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यमुना प्राधिकरण जो इलाका है उसमें इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनका उद्घाटन किया जाए, मतलब यानी कि भूमि पूजन किया जाए। साथ ही साथ सेक्टर 153 में नए कमिश्नर ऑफिस, यानी कि जो पुलिस कमिश्नरेट है यहाँ पे नोएडा के अंदर जो 2020 में बना था, उसके उद्घाटन के लिए यानी कि भूमि पूजन करने के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय का उद्घाटन हो। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो ये रोजगार के लिए हब माना जाता है उत्तर प्रदेश का, अगर देखा जाए। ऐसे में ये 137 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास ये माना जाए कि औद्योगिक क्षेत्र को निवेश के तौर पर ये एक नई रफ्तार मिलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर आते हैं, इसका शिलान्यास करते हैं तो एक अलग संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। रमेश, देखिए आर्या, विशेष तौर पर अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण को मिला जाए सबसे ज्यादा निवेश इस क्षेत्र में हुआ। विशेष तौर पे और जब से जेवर एयरपोर्ट बना है उसके बाद जो वहाँ के आसपास का जो इलाका है, उस इलाके में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि जो यमुना प्राधिकरण का जो इलाका है उसमें विशेष तौर पर औद्योगिक इकाइयों के लिए कमर्शियल प्लॉट फेंके गए थे। उन कमर्शियल प्लॉट में 136 ऐसी कंपनियां हैं और जो कि अपना प्रोजेक्ट 27 तारीख को शुरू करना चाहती है, यानी कि उसका भूमि पूजन करना चाहती हैं। और उन कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आए और वो उसका उद्घाटन करें। इन कंपनियों के बनने के बाद जो इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी, इस क्षेत्र में जो रोजगार के जो नए अवसर सर्जन होंगे वो काफी बड़े होंगे और बहुत बड़े व्यापक तौर होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं स्टैबी कंडक्ट। बिल्कुल रमेश, अब देखना ये होगा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ 27 तारीख को नोएडा आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।
और उधर नोएडा से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां निवेश पर दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 27 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने पीड़ित के मोबाइल पर एक लिंक भेजा और कम समय में निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच दिया। झांसे में आकर युवक ने अलग अलग बैंक खातों में करीब 27 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधक बैंक के खातों का भी इस्तेमाल किया है। जब पीड़ित को ना तो मुनाफा मिला और ना ही उसकी रकम वापस हुई, तब उसे ठगी का एहसास हुआ और इसके बाद न्यायालय के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी के साथ उधार ली गई रकम भी गंवा दी है। रमेश, लगातार इस तरीके की ठगी की घटनाएं हो रही हैं, या तो लिंक भेजकर उनके साथ घपला किया जा रहा है, ठगी की जा रही है आम जनता के साथ, या फिर ये डबल मुनाफा का खेल इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या कुछ पूरा ये मामला है कि एक युवक से 27 लाख की ठगी कर ली गई? रमेश, आर्य थाना बिसरख क्षेत्र में ये मामला आया कि युवक को एक अनजान नंबर से लिंक भेजा गया और उस लिंक के माध्यम से ये कहा गया कि अगर आप हमारे इसमें कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो इनके ऐप हैं उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको दुगना मुनाफा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20,000 का मुनाफा दिया जाएगा। इस मुनाफे के लालच में ये युवक आ गया और इसके द्वारा ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दी गई। जब वो ट्रांजैक्शन की गई इसके बाद और तकरीबन कई ट्रांजैक्शन के बाद 27 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट उनके पास चला गया साइबर ठगों के पास। और जब इन्होंने साइबर ठगी से, इस युवक ने साइबर ठगों से बोला कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, जो मेरा प्रॉफिट है, यानी कि जो 27 लाख रुपए मैंने जमा करे हैं उसका जो डबल है वो मुझे दे दिया जाए, तो इनके संपर्क जो है वो टूट गए। और जो साइबर ठग है, साइबर ठगों की तरफ से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया। जब युवक को अपने ठगी का असर हुआ, यानी कि जब ठगी का एहसास हुआ युवक के द्वारा, तो उसने तत्काल साइबर पुलिस से बिल्कुल संपर्क रमेश, साधा और इस और तरीके कोशिश के की। हर दिन प्रतिदिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी लोग ठगी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर में नोएडा में व्यापारियों के समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला व्यापार बंधु समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जल भराव जैसे समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाजार क्षेत्र में निवेश और विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और जल निकासी की समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि व्यापारियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ताकि समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। तो लगातार इस तरीके की फोकस किया जा रहा है। शिकायतों का भी अब समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा। और उधर यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन वाले किसानों को बड़ी सौगात दी है। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने स्थानीय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए करीब 200 किसानों को निःशुल्क फारस्टा जारी कर दिया है और यह सुविधा उन किसानों को दी गई है जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिकृत की गई थी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र किसानों को इसका लाभ भी दिया जाएगा और इस पहल का लाभ जेवर, बांगर, करौली बांगर, सबौता, भईपुर, ब्राह्मणान सहित कई गांवों के किसानों को मिला है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें जरूरी दस्तावेजी कार्यों में सुविधा मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन के इस पहल को किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रभावित किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। तो लगातार किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 200 किसानों को निःशुल्क, आपको बता दें कि अधिग्रहित जमीन वाले किसानों को ये बड़ी राहत दी गई है। जेवर समेत कई गांवों के किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ने इन किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा लाभ दिया है।
और उधर नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नौकरी दिलाने और ट्रेनिंग कराने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले एक संगठित साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 11 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अलग अलग कंपनियों का डाटा चोरी कर युवाओं को कॉल करते थे और नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन, 6 डेबिट क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, फर्जी दस्तावेज समेत कई अहम सामान बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे साइबर ठगी नेटवर्क की जांच में जुटी है। तो लगातार साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। पुलिस ने 11 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। और उधर ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर चौकी के प्रभारी शुभेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों और उसे रोकने में कथित लापरवाही के आरोपी के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मामले की समीक्षा की गई। डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने चौकी प्रभारी के निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई शिकायतों और प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद भी चौकी प्रभारी की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अब अवैध खनन के मामले में सामने आई शिकायतों के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उधर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब और नशे के सेवन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एक ही दिन में 369 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक नोएडा जोन में 126, सेंट्रल नोएडा जोन में 179 और ग्रेटर नोएडा जोन में 64 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। सभी के खिलाफ धारा 292 बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को प्रभावित करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि लगातार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले, नशे का सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और उधर नोएडा से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां निवेश पर 2 गुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 27 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। मामला बिसरक थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने पीड़ित के मोबाइल पर एक लिंक भेजा और कम समय में निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच दिया। झांसे में आकर युवक ने अलग अलग बैंक खातों में करीब 27 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक के खातों का इस्तेमाल किया है। जब पीड़ित को ना तो मुनाफा मिला और ना ही उसकी रकम वापस हुई, तब उसे ठगी का एहसास हुआ और उसके बाद न्यायालय के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी के साथ उधार ली गई रकम भी गंवा दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन कई बैंक खातों में ये रकम ट्रांसफर की गई और ऐसे में 27 लाख रुपए के ये बड़ी ठगी की गई है। साइबर क्राइम थाना अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और उधर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और भूखंडों के खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्राधिकरण ने आपको बता दें कि ग्राम सलारपुर, भंगेल, बेगमपुर और हाजीपुर की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। कई खसरों पर अवैध कब्जे और निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिसके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन खसरों पर किसी भी भवन या भूखंड का नक्शा स्वीकृत नहीं है। इसके लिए ऐसे निर्माणों की बिजली,
पानी, सीवर, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी संपत्ति की खरीद फरोख्त से पहले उसकी जांच कर ले और भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों के लिए खरीदार और विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ अग्निकांड में बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। 18 इंजीनियरों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। अवैध निर्माण के लिए कार्रवाई की सिफारिश, एलडीए ने शासन को कार्रवाई की सिफारिश की है। अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अवैध भवन निर्माण और मानचित्र उल्लंघन के मामले में तत्कालीन विहित प्राधिकारी, जोनल अफसरों समेत 18 अभियंताओं की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संतुत्री शासन को भेज दी है। और ऐसे में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रकरण से जुड़ी सभी फाइलों के स्वयं समीक्षा की। जांच के दौरान यह भी देखा गया कि अलीगंज सेक्टर डी स्थित भूखंड का आवंटन कब हुआ, उसकी रजिस्ट्री कब हुई और निर्माण के लिए मानचित्र कब स्वीकृत हुआ और अवैध निर्माण को रोकने में किन किन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस भवन का मानचित्र एकल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रही। इसके बावजूद विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार इसी लापरवाही के चलते मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण की स्थिति सालों तक बनी रही। अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एलडीए ने शासन को कार्रवाई की सिफारिश की है। अलीगंज अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब अलग अलग एंगल से, हर एंगल से जांच की जा रही है। एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, एफएसएल की टीम भी मौके स्थल पर पहुंची थी, लेकिन अब एलडीए भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी कि मानचित्र जब बनाया गया था उस दौरान क्या कमियां हुई, किन किन विभागों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अब हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। और उधर लखनऊ कोचिंग हादसे में हुई मौतों के बाद फायर विभाग कार्रवाई करने में जुट गया है। फतेहपुर में अग्निशमन विभाग द्वारा पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन रोड स्थित विद्या एकेडमी और लाइब्रेरी में छापेमारी की गई। जांच के दौरान बेसमेंट में कोचिंग और लाइब्रेरी का संचालन होता मिला, जहां फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों को इमरजेंसी निकास की व्यवस्था नहीं मिली और पूरे भवन में केवल एक ही एंट्री और निकास द्वार पाया गया। इसके अलावा फायर सुरक्षा से जुड़े उपकरण भी मानकों के अनुरूप नहीं थे। अग्निशमन अधिकारी दीपक कुमार ने कोचिंग संचालक आनंद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक फायर सुरक्षा संबंधी सभी मानक पूरे नहीं किए जाते तब तक कोचिंग का संचालन नहीं किया जा सकता है। छापेमारी के दौरान लाइब्रेरी में करीब 80 छात्र मौजूद मिले, जबकि इस संस्थान में कुल 145 छात्रों का पंजीकरण बताया गया। देखिए, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से लखनऊ की घटना, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज सीएफओ महोदय के निर्देशन में विद्या कोचिंग सेवा भारती में आज हम लोगों ने फतेहपुर में आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के अंतर्गत ये पाया गया कि यहाँ पे जो कोचिंगें चल रही थी वो बेसमेंट के अंतर्गत चल रही है। लाइब्रेरियाँ जो चल रही है उसमें है जो इमरजेंसी एग्जिट नहीं है और फायर सेफ्टी से संबंधित कोई भी उपकरण सही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने तत्काल रूप से इसको बंद करवाया है और इनको जो सील करवाने की प्रक्रिया भी हम लोग उसके आगे की ओर पत्र जारी कर रहे हैं। बचाव के संसाधन जैसे इनके बारे में बच्चे कितने हैं? अभी हम लोगों ने अभी वर्तमान समय में देखा है तो लगभग 60 से 80 बच्चे हैं। अभी वर्तमान समय लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कोचिंग संस्थान तो अभी मैंने देखा तो कोचिंग संस्थान बिल्कुल खाली है, तो शायद ये कोचिंग संस्थान मॉर्निंग में और इवनिंग में चलता होगा। एग्जिट का रास्ता एक ही दिख दिया है। एग्जिट एक ही रास्ता इसी के लिए है जो इसको सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही इनको जो अभी
कार संचालन के लिए मना किया है। कार संचालन जब तक कि आपका इमरजेंसी एग्जिट नहीं बन जाते हैं तब तक है जो आप आगे। और उधर लखनऊ अग्निकांड के बाद महोबा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शहर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। रामकथा मार्ग समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कोचिंग सेंटरों पर प्रशासनिक टीम ने औचक निरीक्षण किया है। सदर एसडीएम शिव ध्यान पांडे, सीओ सिटी रविकांत गौड़ और फायर विभाग और डीआईओएस की संयुक्त टीम ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों, अग्निशमन उपकरणों और जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की है। और ऐसे में जांच के दौरान कई कोचिंग संचालक प्रशासनिक टीम को लेकर संस्थानों में ताला लगाते हुए भी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि वहीं पर बंद मिले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मैं स्वयं मौके पर उपस्थित हूँ। हमारे सीओ सिटी साहब हैं, डीआईओ साहब हैं, फायर से एफएसओ साहब हैं, पूरी टीम है, नगर पालिका की टीम है। आज हम लोगों ने नगर में जो भी कोचिंग संचालित हैं उनके निरीक्षण का अभियान चलाया है ताकि कोचिंग जो चलें वो मानक के अनुरूप चलें, उसमें सारी व्यवस्थाएं रहें। आज जब हम लोग पहुँचे हैं नीलेश फिजिक्स कोचिंग क्लास पे पहुँचे हैं तो जानकारी पा करके वो कोचिंग में ताला बंद करके निकल गए हैं। इस स्थिति में चूंकि निरीक्षण नहीं हो पाया है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अमेठी कस्बे में सराफा कारोबारी पर बेखौफ लुटेरों ने फायरिंग कर दी है। इस हमले में एक कारोबारी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिए हैं और बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। प्रारंभिक जांच में यह मामला लूट के इरादे से किए गए हमले का बताया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज शाम थाना गोसाईगंज अमेठी क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति नाम सचिन वर्मा जो सुनार है, इनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी पैर में। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, इनको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि आज शाम को लगभग 8:30 बजे अपनी दुकान बंद करके वापस जा रहे थे तो बीच रास्ते में दो व्यक्तियों ने उनकी स्कूटी को रोका। साथ ही एक अन्य और साथी इनका आसपास खड़ा था। इनकी स्कूटी और इनका पिट्ठू बैग छीनकर ये लोग फरार हुए। इनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर ने इनकी स्थिति सामान्य बताई है। इसमें इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो दोषी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी एवं इनके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज। आइसक्रीम खाओ।